अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जनाब, आज की जो वीडियो है इसमें हमने ये सोचा है कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए और उनको एक अप्रोच दी जाए कि किस तरह से आपको पेपर में परफॉर्म करना चाहिए ताकि आप सॉल्व कर सकें सवाल टाइम के अंदर। क्योंकि हमने देखा ही है कि अक्सर टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं कि हाँ जी पेपर कैसा था, तो जनरली दे वर सेइंग कि जनाब पेपर तो ठीक था पर लेंथी बड़ा था। ठीक, अब ये जो बात वो करते हैं कि लेंथी बड़ा था, उसकी वजह ये होती है कि वो टाइम में उसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक, मतलब उनका ख्याल ये होता है कि पेपर 3 आवर्स में डूएबल नहीं था, होने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता, पेपर 3 आवर्स में डूएबल होता है। मसला हमारी अप्रोच में होता है कि हम क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको हम बजाय इसके कि हम उसको एफिशिएंटली सॉल्व करें, हम क्या कर रहे होते हैं, हम जनाब उसको खींचते जाते हैं और मतलब आप अननेसेसरी वर्किंग्स और अननेसेसरी उसकी लेंथ बढ़ाते जाते हैं। एक तो ये एरर हम करते हैं। दूसरा एक एरर जो मैंने देखा बच्चों को सॉल्व करते हुए, वो क्वेश्चन जो है, अगर आप देखें कि एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है या कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है ठीक, तो उसमें वो क्या कर रहे होते हैं जनाब, क्वेश्चन को मेरे ख्याल में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं सवाल, तो उसको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं सवाल, उसको आप अपने सोल्यूशन में ट्रांसलेट करते जाएं। अब स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं कि जनाब पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि उनसे पूछा जाए तो उन्होंने 2-3 दफ़ा सवाल पढ़ा होता है सॉल्व करते हुए। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन रीडिंग टाइम में 2 मिनट लेता है पूरा सवाल या 3 मिनट लेता है, तो आपने कोई 8-9 मिनट जो है वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ज़ाया कर दिए। सो इस वीडियो सेशन में और आने वाली वीडियोस में हम आपसे ये बात करने जा रहा हूँ मैं कि किस तरह आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आप एक तो टाइम में सवाल कर सकें और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप क्वेश्चन में से मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हम इन सेशन में बात करेंगे। तीसरा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि हम आपको या मैं आपसे ये के साथ ये करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि टॉपिक्स जो हैं FAR2 के जो मेन टॉपिक हैं जिनमें से सवाल आता है, उनको हम एक क्विकली उसको रिवाइज करें, येट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन उसकी करें, और फिर रीसेंट अटेम्प्ट का जो पास्ट पेपर है उन पे जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करें, उनमें उनको सॉल्व करके मैं आपको बताऊं कि किस तरह इसको सॉल्व करना चाहिए था और किस तरह इन क्वेश्चन में से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते थे। तो हमारा इन पूरी वीडियो सेशन का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि हम जो है हमारे पास जो पास्ट पेपर है जिसको हम बेस बनाएंगे वो है ऑटोमेन 2020 का पास्ट पेपर जो रिसेंट अटेम्प्ट में आया। तो अगर आप लोग उसका प्रिंट आउट ले लें, अपने पास रख लें, तो इट्स बेटर कि हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे पास पेपर के वो रीसेंट अटेम्प्ट 2020 की अटेम्प्ट है, और क्वेश्चन वाइज जो है वो हम टॉपिक्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे जनाब, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 2020 का, तो वो उसका टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9। तो हम क्या करेंगे, पहले आई वुड लाइक कि मैं आपको उस पूरे टॉपिक की एक समरी जो है वो आपके सामने रखूं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए उस टॉपिक की। ठीक, बट इट विल बी अ वेरी क्विक येट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। ठीक, आई विल जस्ट टेक योर 15 to 20 मिनट्स कि आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए। फिर उसके बाद जो है हम बात करें उस क्वेश्चन पे जो कि पेपर में आया। ठीक, तो और थोड़ी सी बात इस पे बात करें कि अब आने वाली अटेम्प्ट में अगर इसमें से सवाल आ सकता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरह का सवाल आ सकता है। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। सो अगर अभी हम देखें 2020 अटेम्प्ट ऑटोमन की तो उसमें सबसे पहला सवाल जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है अगर हम देखें इसको, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो दैट इज IFRS 9। IFRS 9
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इस पे जो क्वेश्चन आया है उस पर बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आप को याद हो तो हम कहते हैं जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टीज के दरमियान है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की खासियत यह है दैट इट गिव राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट, it give rise to a financial asset for one party, means party A. If we say that कि दो parties हैं तो party A और party B, so there are two parties in a contract. तो अगर party A के लिए ये contract financial asset है तो party B के लिए यही contract जो है वो financial liability है या उसका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो हम कहते हैं जी क्या डेफिनेशन बनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रेफरेंस से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपने देखना है कि क्या डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। तो हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट and simultaneously it behaves as a financial liability or equity instrument for the other party of the contract। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम पार्टी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर ये पार्टी ए के लिए एज ए फाइनेंशियल एसेट बिहेव करता है तो यही कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके लिए या तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा या ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। सबसे पहली बात, आप इसका मतलब है आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पीस ऑफ पेपर, इट्स अ पीस ऑफ पेपर, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इस पे लिखा है जनाब, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक एक पार्टी को बेनिफिट ट्रांसफर होना है और दूसरी पार्टी ने वो बेनिफिट ट्रांसफर करना है, और जिसने ट्रांसफर करना है उसके लिए या तो वो ऑब्लिगेटरी है, अगर वो ऑब्लिगेटरी है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लेकिन अगर ट्रांसफर करना ऑब्लिगेटरी नहीं है तो फिर वो क्या है, फिर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है दूसरी पार्टी के लिए। सो हम सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर जो कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो कंफ्यूज करते हैं अपने आप को वो इसको समझते ही नहीं कि ये क्या है। सबसे पहले इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, तब कहते हैं हमारे इर्द गिर्द फैली हुई एग्जांपल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब अगर आप अपने आप को ज्यूम करें एक पार्टी, अगर आपने एक कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उस शेयर्स को देखें तो वो फाइनेंशियल एसेट, क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में डिविडेंड मिलने, ठीक। और अगर दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, यानी कि कंपनी के जिसके शेयर्स हैं, तो उसको इसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि क्या डिविडेंड देना कंपनी के लिए ऑब्लिगेटरी है, तो हम कहते हैं नहीं, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेटरी। क्या जो कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे कंपनी को पैसे देके, क्या वो पैसे वापस करना कंपनी की जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, तो हम कहते हैं नहीं। कहते हैं फिर ये क्या है, फिर ये उस कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। समझ आ रही डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन को रिलेट कर रहा हूं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड simultaneously it behaves as a financial liability or equity instrument for another party। तो ये बात आपने अच्छी तरह से समझनी है। So ordinary share is an example, then we have for example redeemable preference shares। अब redeemable preference shares क्या है, जिस पार्टी ने खरीदे उसके लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट ही है, लेकिन अगर अब आप दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक, तो उसके लिए ये ऑब्लिगेटरी है कि उसने प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट जो पैसे लिए हैं वो वापस करने हैं। रिडीमेबल मींस आपने उसको पैसे वापस करने हैं। सो इसका मतलब है कि ऑब्लिगेटरी है, जब ऑब्लिगेटरी है तो ये पार्टी बी के लिए क्या बन गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी। जैसे पार्टी ए और पार्टी बी को अगर हम देखें तो हम इनके डिफरेंट नाम, हम इसे कहते हैं पार्टी ए का मतलब फॉर एग्जांपल इट्स अ बायर, जो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, ठीक, जो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, यहां इसको हम कहते हैं ये
होल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, होल्डर है। या हम इसे कहते हैं ये लेंडर, जिसने पैसे लेंड किए हैं। इसके मुख्तलिफ नामों से हम इसको जानते हैं। इट मे बी कॉल्ड एज बायर, होल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द लेंडर ऑफ द मनी। वेयरएज बी को अगर आप देखें तो बी क्या है? इशुअर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसने कॉन्ट्रैक्ट राइट किया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट इशू किया और उसको सेल किया, उसके अगेंस्ट पैसे पकड़े। सो इशुअर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसने कॉन्ट्रैक्ट इशू किया। या हम इसको कहते हैं जनाब ये बोरोवर, जिसने मनी बोरो किया। ठीक, उसने लैंड किया तो उसने बोरो किया। ठीक हो गया जनाब। और जैसे हम ये कह रहे हैं होल्डर है, ये इशुअर है, तो ये भी कहते हैं बायर है, तो ये सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसने कॉन्ट्रैक्ट सेल करके पैसे पकड़े। तो इसके मुख्तलिफ नाम है, दोनों पार्टीज को हम मुख्तलिफ नामों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम जस्ट शेयरिंग विद यू कि आपको पता हो। ठीक, तो दो पार्टीज हैं, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, और ये इसकी हम एग्जाम्पल में बात करें, ऑर्डनरी शेयर है, रिडीमेबल शेयर है, डिबेंचर्स है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है जनाब? लोन नोट्स हैं। ठीक हो गया। फिर देर आर सम अदर जो आपके सिलेबस में नहीं आते, बट देर आर डेरिवेटिव्स। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम कहते हैं जी ये सारे क्या हैं? ये सब के सब एग्जाम्पल हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं जनाब, ओके दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहली जो हमारे पास डिस्कशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अब चलें फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। व्हाट इज अ फाइनेंशियल एसेट? तो हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट मींस कैश, इट्स अ कैश। ठीक हो गया। सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट हम इसे कहते हैं ये कैश। ठीक। नंबर 2, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ another entity, किसी दूसरी एंटिटी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपके पास शेयर हैं तो आपके वो फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनदर एंटिटी, मतलब आपके पास दूसरी एंटिटी के आपके पास शेयर्स हैं, तो वो आपकी बुक्स में आपके पास वो कैसे बिहेव करेंगे अंडर IFRS 9, इट्स अ फाइनेंशियल एसेट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट इज अ कैश, इट्स एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, राइट टू रिसीव कैश, मतलब सिंपली कैश, या सिंपली आपका राइट टू रिसीव है कि आपने कैश रिसीव करना है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? वो भी फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी इज अ फाइनेंशियल एसेट, कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट, एंड राइट टू रिसीव द कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट। ठीक। इसके अलावा आप अदर थिंग, एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट at some favorable conditions, मतलब you have a right under the contract, you can exchange asset, financial asset, liabilities under favorable condition। ठीक। तो favorable condition मीन जिससे आपको बेनिफिट हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट है कि आप एक सस्ती चीज जो है, ठीक, वो महंगी बेच रहे हैं, या महंगी चीज आपको सस्ती मिल जाएगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको ये भी राइट हो दैट यू कैन एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट टू द लायबिलिटी एट सम फेवरेबल कंडीशन, तो वो भी एग्जांपल है किसकी? फाइनेंशियल एसेट की। जैसे हम इस पे बात करते हैं, तो इससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या कॉल ऑप्शंस हैं, सो दे आर द एग्जांपल ऑफ दिस लाइन। आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको ये भी थोड़ा सा, तो ये फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन आ गई। फिर हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? तो हम कहते हैं व्हाट इज द फाइनेंशियल लायबिलिटी? तो हम कहते हैं जनाब ऑब्लिगेशन टू पे कैश, मतलब अगर आप अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आप ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आपने पेमेंट करनी है, कैश देना है, तो इसको हम कहते हैं ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सेकंड, तो एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटीज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहां पर जो कीवर्ड है दोनों में, अगर आप इसको देखें, अंडर सम फेवरेबल कंडीशंस, और अगर कंडीशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ये हैं कि आपके लिए अनफेवरेबल है कि आपको एक महंगी चीज सस्ती बेचनी पड़ रही है,
तो वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस पार्टी का ये राइट है कि ये एक्सचेंज कर सकता है फेवरेबल कंडीशन में, तो इसका मतलब है इसका कॉन्ट्रैक्ट जिस पार्टी के साथ है उसके लिए वो जरूर अनफेवरेबल। तो जिसके लिए कंडीशंस अनफेवरेबल हैं उसके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जिसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन में एक्सचेंज कर सकते हैं वो फाइनेंशियल एसेट है। सो व्हाट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट? तो हम कहते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच शोज the residual interest, which shows the residual interest in the assets of an entity after deducting all the liabilities. मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी जो बिजनेस के एसेट्स में लाइबिलिटीज देने के बाद एसेट्स में से जब तमाम लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाए या माइनस कर दी जाए, अब जो बाकी एसेट्स बचे वो कॉन्ट्रैक्ट जो उन एसेट्स में इंटरेस्ट है को आपका रिलेट करता है या शो करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सो इफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने सिंपल सा याद रखना है, बड़ी सादा सी टिप है कि अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, इफ देर इज नो ऑब्लिगेशन, कोई शायबा भी नहीं है ऑब्लिगेशन का, मतलब इफ अ पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन कि उसने इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने हैं या बेनिफिट ट्रांसफर करने हैं, अगर वो ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है तो फिर वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, वो एक इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है। सो सबसे पहले डेफिनेशन, और मुझे क्योंकि मैं बड़ी देर से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के साथ जब मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लैकिंग द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वो उस पर फोकस ही नहीं कर रहे होते। तो जब तक आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे फोकस नहीं करते, उसकी डेफिनेशन पे, उसको ही नहीं कॉम्प्रीहेंड करेंगे, तो आगे आने वाली चीज़ जो है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और विच शोज कि जनाब इट बिहेव्स एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर एन अदर पार्टी, एंड देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जिसपे मैं बात कर रहा था। दीज आर ऑर्डिनरी शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, लोन नोट्स, डेरिवेटिव्स में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बातें जो आप सुनते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल्स। फिर हमने बात की जनाब व्हाट इज अ फाइनेंशियल एसेट? सो दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट कैश, equity instrument of another entity, right to receive cash or to exchange the financial assets with another entity at some favorable condition. Opposite चले जाएं तो हमारे पास financial liability है। Financial asset is a right to receive cash. Financial liability opposite है obligation to pay cash. Exchange the financial asset at favorable condition, and if we are going to exchange the asset at some unfavorable condition, so that is a financial liability. And then we have equity instrument, which shows the residual interest in the assets of an entity. तो ये सबसे पहले हमने बात की जनाब इसकी डेफिनेशन पे। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन कह ले इसको, टाइप्स कह ले। सो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना इसको वंस अगेन बड़ा ज़रूरी। मतलब ये जो फाइनेंशियल एसेट है, अब हम एक पार्टी के प्रोस्पेक्ट में चलेंगे। अब हम कॉन्ट्रैक्ट की इस साइड पे खड़े, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वही है लेकिन हम इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं इस पार्टी के प्रोस्पेक्ट में या इस पार्टी के एंगल से। तो ए पार्टी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बिहेव कर रहा है फाइनेंशियल एसेट, ये कितनी तरह का हो सकता है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है। IFRS 9 जो है वो हमें इस पर गाइडलाइंस देता है। कहता है जनाब ये फाइनेंशियल एसेट जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है
क्या आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, विच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, और क्यों खरीदा, विच एंड वाई। क्लासिफिकेशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, विच कॉन्ट्रैक्ट यू बाय एंड व्हाई यू परचेज दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दो सवालों के जवाब के पीछे उसकी क्लासिफिकेशन छुपी हुई है, ठीक। जैसे अगर हम कहें विच कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें पता है कि हम जब देखते हैं तो पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक, क्या आपने दूसरी पार्टी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय किया, यानी कि शेयर बाय किया। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पार्टी ए ने पार्टी बी का शेयर बाय कर रखा। सो इफ यू हैव एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब शेयर्स बाय किए, ऑर्डिनरी शेयर्स। दूसरा ये है कि आपने दूसरी पार्टी का डेट इंस्ट्रूमेंट बाय, मतलब डिबेंचर्स खरीद लिया आपने। द टू पॉसिबिलिटी, या आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय किया या आपने डेट इंस्ट्रूमेंट बाय किया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने डेरिवेटिव्स बाय किए, यानी कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर अगर आप देखें तो एग्जांपल्स में ये पॉसिबिलिटीज नजर आ रही, मतलब पार्टी ए ने पार्टी बी कही, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, पार्टी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टी ए ने पार्टी बी के या तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय किए, यानी कि उसके शेयर्स बाय किए, या उसके डिबेंचर्स या लोन नोट्स खरीदे, या कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो उसने बाय कर लिया। अब ये जवाब आ गया हमारे पास, विच कॉन्ट्रैक्ट, आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ठीक। अब दूसरा है जी कि आपने क्यों बाय किया। अब जब हम कहते हैं क्यों बाय किया, तो उस हिसाब से दोनों को मिला के सबसे पहली टाइप जो बनती है उसको हम कहते हैं FVTPL। तो आपको याद होगा, दिस इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी कैटेगरी, दूसरी क्लास का नाम है एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, FVTOCI। सो FVTPL, FVTOCI, और तीसरी आपको याद होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन क्लासेस हैं, ठीक, जिसमें ये फॉल करता है। तो अब हमारे पास पहला जवाब है कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। अब है जी क्यों बाय किया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आपने, कंपनी ने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय किया, ठीक, और क्यों का जवाब यह है कि ट्रेडिंग के लिए खरीदा। तो IFRS 9 कहता है कि अगर आपने ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं शेयर्स की, तो ये किस क्लास में जाएगा, इट इज गोइंग टू द फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये FVTPL में ही जाएगा, ठीक। मतलब अगर आपने शेयर्स इसलिए खरीदा है कंपनी के कि आप बाइंग सेलिंग करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये किस कैटेगरी में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, FVTPL में जाएगा, ठीक। दूसरा स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय किए और आपका पर्पस ट्रेडिंग नहीं है, ठीक, आपका पर्पस ट्रेडिंग नहीं है, आप उसको लॉन्ग टर्म में रिटेन करना चाह रहे हैं, ठीक, तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक, कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको इस क्लास में लेके जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कंडीशन ये है कि इफ इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, मतलब ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे आप, यू विल रिटेन देम इन द लॉन्ग टर्म। तो ये कंडीशन अगर पूरी है तो आप इसको इस कंडीशन, इस क्लास में लेके जा सकते हैं। लेकिन इस क्लास के बारे में वो क्या कहता है कि दैट इज एन इररिवोकेबल इलेक्शन, इररिवोकेबल इलेक्शन। यानी कि अगर आप इसको इस क्लास में लेके आएंगे FVTOCI में, तो फिर ये रिवर्स नहीं होगी, इट इज इररिवर्सिबल। मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक अकाउंटिंग ईयर में उसको FVTOCI में है तो अगले अकाउंटिंग ईयर में आप सोचें कि हम इसको इस क्लास में ले जाके जा जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी एन इररिवोकेबल इलेक्शन, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं होगा। सो आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदा लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए ना हो, आप ट्रेडिंग नहीं करते,
क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इट हैज टू बी इन एफवीटीपीएल। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदा, ठीक, लॉन्ग टर्म में आप इसे रिटेन करेंगे, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको एफवीटीओसीआई में ले जाएं, लेकिन इट इज गोइंग टू बी एन इररिवोकेबल इलेक्शन। तो याद रखना आपने, इट इज गोइंग टू बी एन इररिवोकेबल इलेक्शन, ये रिवर्स नहीं होगा। इसलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए बाय नहीं भी कर रहे तो फिर भी आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एफवीटीपीएल पे लेके जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली डेजिग्नेशन। तो आप इसको स्पेसिफिकली ये क्लास डेजिग्नेट कर दी, ठीक, तो ये भी पॉसिबल है। सो हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो यहां तो ये एफवीटीपीएल में जाएगा इफ इट इज फॉर ट्रेडिंग। सो देयर इज नो मतलब आपका कोई इबहाम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको उसको एफवीटीपीएल में ही रखना है। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है तो हम उसको एफवीटीओसीआई में लेके जा सकते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी एन इररिवोकेबल इलेक्शन। और आपने याद रखना है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये याद रखनी है बात, ओके। इसके बाद है जी डेट इंस्ट्रूमेंट। अब अगर आपने डेट इंस्ट्रूमेंट बाय किए हैं एंड इफ इट इज फॉर ट्रेडिंग, तो अगेन ये एफवीटीपीएल में, अगेन ये एफवीटीपीएल में ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक। इसके बाद सर ये कहते हैं कि अगर ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, आप ट्रेड नहीं करते, ठीक, तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते तो फिर ये इस क्लास में से निकलेगा। और जब ये इस क्लास में से निकलेगा तो स्टैंडर्ड ये कहता है इट हैज टू पास द 2 टेस्ट, ठीक। सबसे पहला टेस्ट है, इसको हम कहते हैं कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट, कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट। और दूसरा है बिजनेस मॉडल टेस्ट, कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड बिजनेस मॉडल टेस्ट। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप कह रहे हैं जनाब कि हमने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा, इट्स फॉर नॉट ट्रेडिंग, तो फिर हम कहते हैं जी ये 2 टेस्ट पे हम देखेंगे। सबसे पहला जी कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट। ये क्या कहता है? कहता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डेट इंस्ट्रूमेंट जो आपने खरीदा है, हम देखेंगे कि इसके फ्यूचर कैश फ्लोज जो है वो वही है जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लिखे हैं कैश फ्लोज के, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतने सालों बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी, ठीक। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या वही फ्यूचर कैश फ्लोज हैं इसके, मतलब सर्टन है, या कोई इसमें हम देखते हैं कोई पोटेंशियल कैश फ्लो भी पाया जाता है। इज देयर एनी पोटेंशियल कैश फ्लो, मतलब ऐसा कैश फ्लो जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है बट दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज अ पोटेंशियल टू गेट दैट कैश। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल लोन्स। कन्वर्टेबल लोन्स मींस ऐसा लोन जो लेटर ईयर्स में यानी कि रिडम्पशन डेट पे आप उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन कन्वर्ट दैट लोन डेट इनटू द कंपनीज इक्विटी शेयर, और फिर उस इक्विटी शेयर को मार्केट में बेच के आप कैश ले लें, तो हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा कैश मिल जाए, ठीक, क्योंकि जब कम होगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे ही नहीं। अगर हमें लगता है कि अगर हम अपने डेट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लें और फिर मार्केट में सेल करें तो हमें ज्यादा कैश मिलेगा, तो नेचुरली इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर एक तो वो कैश फ्लोज हैं कि हर साल बाद आपको इतने रेट से इंटरेस्ट मिलेगा फेस वैल्यू का, इतने साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज अ पोटेंशियल कि वो आपको कैश दे सकता है ज्यादा, ठीक। तो हम कहते हैं जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसने कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट में फेल हो गया। मतलब कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ये कहता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लो क्या वही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में, अगर तो वही है जो कॉन्ट्रैक्ट में तो हम कहते हैं टेस्ट पास हो गया। लेकिन इफ हम कहते हैं जनाब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई पोटेंशियल कैश फ्लोज हैं, ठीक, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, नॉट इन राइटिंग बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक, कि हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उसमें ये ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप इसको जनाब जस्ट रिटन डाउन ऑप्शन कि जनाब आप इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास राइट है।
अब नेचुरली अगर आपने 2 लाख के लोन इंस्ट्रूमेंट खरीदे और आपको लगता है कि जनाब अगर हम इक्विटी में कन्वर्ट करके बेचें मार्केट के अंदर तो ये तो 2 लाख से भी कम आएगा, तो नेचुरली आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज उसी वक्त करेंगे जब वो फेवरेबल होगा। इसका मतलब है दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज एन ऑप्शन, हैज अ पोटेंशियल। ठीक, तो अगर ऐसी कोई बात है तो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो गया। अगर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो गया तो ये इस क्लास में से, FVTPL क्लास में से बाहर नहीं निकल सकता। इट हैज टू बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखनी है बात। फिर हम कहते हैं दूसरा टेस्ट, बिजनेस मॉडल टेस्ट। बिजनेस मॉडल टेस्ट, इसका मतलब ये होता है, ये 2 टेस्ट है, मतलब इसको अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड के रेफरेंस है, तो एक टेस्ट उस डेट इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई हो रहा होता है और बिजनेस मॉडल टेस्ट उस एंटिटी पे अप्लाई होता है, उस सेगमेंट ऑफ द एंटिटी पे जिसने वो इंस्ट्रूमेंट बाय किया, मतलब क्यों बाय किया, व्हाई दे हैव परचेज इट। तो अगर तो हमें देखते हैं कि जिस एंटिटी ने बाय किया वो इसको अप टू रिडम्पशन डेट, यानी कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट की रिडम्पशन डेट मींस कि जब प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगी उस डेट तक अपने पास रखती है, तो फिर ये एट अमोर्टाइज कॉस्ट में जाएगी। ठीक, इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है पार्टी ए ने, ठीक, वो उसको आज खरीदा है तो वो उसको ओपन मार्केट में सेल नहीं करेगी। जब उसकी रिडम्पशन डेट आएगी तो उसका फेस वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेगी। तो अगर आप उसको उसकी रिडम्पशन डेट तक रखते हैं, यही आपका मॉडल है कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट बाय करते हैं और उसको रिटेन करते हैं। इसका मतलब है बिजनेस मॉडल ये है कि दे आर इंटरेस्टेड इन द इंटरेस्ट इनकम्स, जो उसकी रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसमें उनका इंटरेस्ट है। ठीक, सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट की प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको नहीं वो फोकस कर रहे, दे ओनली फोकसिंग ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, यानी कि वो कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, दे आर ओनली कंसर्न विद द रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स। उनको सिर्फ उससे इंटरेस्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट पेमेंट है उसके साथ उनका कंसर्न है, एंड दे आर लुकिंग फॉर दैट। और वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको कब वापस लेंगे, जब उस सिक्योरिटी की रिडम्पशन डेट आएगी। जैसे 5 साल का डिवेंचर है तो आपने आज खरीद लिया, तो आप नहीं ये सोच रहे कि मैं इसको 5 साल पहले बेच दूं, आप वेट कर रहे हैं कि आपने कहना है कि जब 5 साल पूरे होंगे प्रिंसिपल आएगा फिर हम कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स आती रहेंगी। सो दे आर ओनली कंसर्न विद द रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक, तो उसको अमोर्टाइज रिडम्पशन डेट तक रखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी एट अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक, दूसरी स्टोरी ये है कि अगर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास है लेकिन एंटिटी जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट को रिडम्पशन डेट से पहले बेच देती है, लेकिन वो बेच इसलिए नहीं देती दैट दे आर लुकिंग फॉर सम बेनिफिट इन द प्राइस फ्लक्चुएशन, वो इसको इसलिए बेचते हैं इन ऑर्डर टू मीट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। उनके कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपने डेट इंस्ट्रूमेंट बाय किया हुआ है, ठीक, और आप एक कंस्ट्रक्शन चल रही है आपकी, तो हम जनाब क्या करते हैं, जो हमारे पास आइडल फंड्स हैं वो हमने इन्वेस्ट कर दिए डेट सिक्योरिटी के अंदर, तो जैसे जैसे हमें वहां पे जरूरत पड़ती है हम सिक्योरिटी बेचते हैं अपनी और उधर कंस्ट्रक्शन पे पैसे इशू कर देते हैं। सो वी आर नॉट सेलिंग, द एंटिटी इज नॉट सेलिंग देम फॉर सम सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेशन, बल्कि वो अपने एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने रखा हुआ है उसको मीट करने के लिए बेचते हैं, एंड दे सेल इट बिफोर द रिडम्पशन डेट। तो फिर ये इधर नहीं आएगा, तो ये किधर आ जाएगा, FVTOCI, सेल इट बिफोर रिडम्पशन डेट। लेकिन दोनों सूरतों में इसके कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास होना चाहिए। पहला टेस्ट इन एनी केस पास होना चाहिए, अगर ये फेल है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट तो ये FVTPL में ही रहेगा। बट इफ दिस टेस्ट इज पास, नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल टेस्ट। अगर एंटिटी इसको रिडम्पशन डेट तक रखेगी तो ये FVT एट अमोर्टाइज कॉस्ट में है, बट इफ दे सेल इट बिफोर द रिडम्पशन डेट, लेकिन नॉट टू लुकिंग फॉर द स्पेकुलेशन बट रादर देन टू मीट देयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, तो फिर ये किस क्लास में फॉल करेगा, देन इट विल बी इन द FVTOCI। तो ये क्लासिफिकेशन नहायत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो पॉसिबल 2 क्लासेस में जाता है, FVTPL या FVTOCI में, whereas the debt instrument is in
पॉसिबली ट्रेडिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन है, और अगर टेस्ट पास कर जाए तो इट कैन आल्सो बिहेव एज FVTOCI एंड इट कैन आल्सो बिहेव एज एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सो डेट इंस्ट्रूमेंट तीनों क्लासेस में जा सकता है, सो ये आपने याद रखना है। और डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड एज FVTPL because there is always speculation in the derivatives. So derivatives are always classified as FVTPL, fair value through profit and loss. ये आपने याद रखनी है बात। Until unless they are effective hedging instrument, या फाइनल में जब आएंगे तब इस पर फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, बट राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर कि ये हमेशा FVTPL में फॉल करते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में फॉल करेंगे। सो दे आर डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया। इसके बाद ना हम चलते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो है उसकी क्लास में अगर आप चले जाए, ठीक, तो आपने याद रखना है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो है, जब हम उसकी क्लासेस पे बात करते हैं कि जी वो कितनी तरह की है, ठीक, तो हम कहते हैं जनाब बड़ी सिंपलिसिटी के साथ कि जनाब फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी में होती है वो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये आपने याद रखना। जस्ट रिमेंबर फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बाय डिफॉल्ट कैटेगरी जो है वो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। याद रखनी बात आपने, ओके। बट एन एंटिटी कैन स्पेसिफिकली डेजिग्नेट a financial liability class FVTPL, fair value through profit and loss की क्लास भी एलोकेट हो सकती है, बट इट इज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिकली डेजिग्नेशन कि मैनेजमेंट उसको डेजिग्नेट करेगी क्लास, लेकिन बाय डिफॉल्ट कैटेगरी फाइनेंशियल लायबिलिटीज की जो है वो दो ही हैं, FVTPL या एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल लायबिलिटी की बाय डिफॉल्ट कैटेगरी जो है वो एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। स्पेसिफिकली आप इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और आपने याद रखना है कि इन दैट केस वो भी एक इररिवोकेबल ऑप्शन होगा, ओके, यानी कि वो रिवर्सेबल नहीं होगा। इसी तरह तीसरा जी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, दे आर जस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो जब हम फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी कि दूसरी पार्टी के प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज की दो क्लासेस हैं। वंस अगेन by default category at amortized cost, specifically designation fair value through profit and loss, और equity instrument has nothing to do with the classes, equity instrument is just an equity instrument। ठीक, इसके बाद जनाब हमारे पास जो तीसरी चीज है इस स्टैंडर्ड के अंदर वो क्या है, हम कहते हैं जी वो है हमारे पास इसकी इनिशियल मेजरमेंट और की जो इश्यूज हैं वो बात करनी है जनाब हमने। ठीक, तो फाइनेंशियल एसेट्स के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं और हमारे पास है जनाब पहली क्लास फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 1 फेयर वैल्यू थ्रू OCI, 2 एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो देयर 3 कैटेगरीज। ठीक हो गया। अब इसमें जनाब आप देखें सबसे पहली चीज इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट। इससे पहले रिकग्निशन क्राइटेरिया, तो आप सबको याद होना चाहिए कि कब एंटिटी इसको अपनी बुक्स में रिकग्नाइज करेगी, व्हेन द एंटिटी बिकम्स अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज द कंडीशन कि जब एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, व्हेन एन एंटिटी बिकम्स अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ये फाइनेंशियल एसेट रिकग्नाइज कर देना चाहिए। ठीक, सो उसके बाद सबसे पहले जी इनिशियल मेजरमेंट। तो अगर क्लासिफिकेशन FVTPL में है तो इट शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इनिशियली आपने इसको किस पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू पे, गिवन होगी FVTOCI, अगेन फेयर वैल्यू। एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इट शुड बी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इसको आपने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर करना। ठीक हो गया। सो दैट इज एन इनिशियल मेजरमेंट। इसके बाद जनाब ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करने में जो आपके पैसे लगे, एक तो आपने उसकी प्राइस पे की, इसके अलावा कोई कमीशन वमीशन आपने दिए,
ब्रोकरेज दी है, सो दैट इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर आपने इनकर किया और इंस्ट्रूमेंट FVTPL में है तो इट शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स एक्सपेंस आउट कर दें इसको, it should be expensed out, charged to the profit and loss, and if this is, it is going to be capitalized, यानी कि इसकी कॉस्ट में इनिशियल मेजरमेंट का पार्ट बना दें, उसमें ऐड कर दें, और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है, so it is going to be capitalized। एक जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी आपने शेयर खरीदे 100 रुपये के और उस पर 5 रुपये उसको खरीदने की कॉस्ट आई, तो टोटल आपका कैश आउटफ्लो हुआ 105 रुपये। ठीक, अब अगर मैं ये कहता हूँ जी ये क्लास FVTPL, तो मैं इसे 105 रुपये की क्या एंट्री करूँगा, हम कहेंगे जनाब FVTPL इन्वेस्टमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 105,500। इसका मतलब है मैंने इन्वेस्टमेंट की इनिशियल मेजरमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं की, बल्कि उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दी। ठीक, इन द सेम वे इसी को अगर मैं देखूं कि ये FVTOCI है तो मैं क्या एंट्री करूंगा, सो आई विल डू दैट डेबिट FVTOCI टू कैश क्रेडिट, सो 105, सो व्हाट आई डिड, तो ये 5 रुपये जो मैंने FVTPL के केस में राइट ऑफ किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किए थे, अब मैंने उस फाइनेंशियल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट में शामिल कर दिए, मींस कैपिटलाइज कर दिए। सेम विद दिस, इधर भी मैं यही करने वाला हूँ। सो दोनों सूरतों में क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद क्या है जनाब, तो हम कहते हैं जी इसके बाद है डिविडेंड इंटरेस्ट, मतलब शेयर है आपके पास तो उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, डेट इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन एनी केस जब हम देखते हैं कि डिविडेंड एंड इंटरेस्ट किसी भी क्लास में है, आपने क्लासिफिकेशन कर रखी है, तो इट विल बी रिपोर्टेड एज एन इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन P&L, whichever category, whichever classification. So any dividend received, interest received on these securities, it will be recognized as an income in profit and loss account. तो एक तो आपने ये बात याद रखनी। इसके बाद आगे जनाब we said that subsequent measurement, बैलेंस शीट डेट पे आपने इसको किस वैल्यू पे मेजर करना है, तो अगेन फेयर वैल्यू at amortized cost, तो subsequent measurement इनकी fair value and at amortized cost है। Then we have change in value, मतलब initial measurement और subsequent measurement में जो value में change आया, मतलब आपके पास शुरू में 100 रुपये थी, आखिर पे ये 115 रुपये की हो गया, तो इस वैल्यू चेंज को आपने कहाँ पे रिपोर्ट करना है, वैल्यू चेंज, इन दैट केस इट शुड बी इन P&L, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो आप एंट्री क्या करेंगे, FVTPL डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, इन दैट केस इट शुड बी इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI, मतलब आप क्रेडिट या डेबिट किसको कर रहे होंगे, इस सूरत में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, और यहां पर आपने क्या करना है जी, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करते हैं। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद जनाब गेन और लॉस ऑन डी रिकग्निशन। ठीक, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेच दें, आप सेल कर दें, तो सेल के वक्त जो गेन या लॉस होगा वो कहाँ पे जाएगा, तो आपने याद रखना है, इन एनी केस इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। इट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया। अब यहां पर आपने एक छोटी सी बात याद रखनी, ठीक हो गया, और वो क्या है कि अगर आप FVTOCI की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि FVTOCI में
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी आती है और डेट भी आती है। तो आपने याद रखना है कि जब आप सेल करें इन्वेस्टमेंट को और वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो नेचुरली उसके प्रीवियस गेन्स कहाँ पे होंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो IFRS 9 ये कहता है कि जब आप उसको सेल करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसके गेन या लॉसेस को लेके जाएंगे तो उसके प्रीवियस गेन को रिसाइकल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, यानी कि OCI से निकाल के उसको P&L में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डेट इंस्ट्रूमेंट था और आपने इसके प्रीवियस गेन्स OCI में रखे हैं क्योंकि उसको आपने क्लासीफाई किया FVT OCI, लेकिन जब आप उसको सेल करेंगे तो आफ्टर द सेल उसके जो प्रीवियस गेन्स हैं OCI के अंदर उसको आपने क्या करना है, रिसाइकल करना है प्रॉफिट एंड लॉस को। तो यानी कि अगर आपने प्रीवियसली OCI में गेन है तो आप क्या करेंगे, OCI डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट या वाइस वर्सा। तो ये एक छोटी सी बात, बारीक सी बात आपने याद रखनी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो ये रूल है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम डबल एंट्रीज पे ही बात करेंगे, लेकिन ये टेबल, ये रूल आपने याद रखना है। सो टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डबल एंट्रीज आपको पता है सारी, ठीक, तो उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की, तो मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो यहाँ FVTPL में है या एट अमोर्टाइज कॉस्ट में। उसके भी रूल्स यही, बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर एसेट्स हैं तो डेबिट है और वहाँ पे लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, ठीक। जैसे अगर हम ये कहें कि आपने एक नोट इशू कर दिए तो आप क्या एंट्री करने वाले हैं, कैश टू लोन नोट्स। अब अगर उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई है तो उसको आपने क्या करना है, कैपिटलाइज। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप एसेट्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर छोटी सी आपको बात, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए फाइनेंशियल एसेट है, आपने बाय की इन्वेस्टमेंट, ठीक। अगर मैं फाइनेंशियल एसेट में देखूं तो मैंने इन्वेस्टमेंट बाय की तो मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट FVTPL डेबिट, यानी कि इसको मैं बना लूँ फेयर वैल्यू थ्रू OCI डेबिट टू कैश। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये की खरीदी, इस पे मेरे 5 रुपये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई तो मैं एंट्री क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट टू कैश विद 5। अब मुझे पता है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको मैंने कैपिटलाइज करना है, तो मैं इसको जब एसेट की वैल्यू में ऐड करूंगा तो एंट्री क्या हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट FVT OCI डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो ये कैपिटलाइज होगी। अब ये क्या हो रहा है कि 100 जमा 5 हो गए, प्लस हो गया। अब जब मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की सूरत में आता हूं तो मैं कहता हूं ये कंपनी जिसने लोन नोट इशू किए तो वो 100 रुपए के हैं, फॉर एग्जांपल कैश टू लोन नोट्स, तो कितने के आ गई एंट्री, तो हम कहते हैं जी 100 की आ गई। इस पे 5 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई तो वो क्या एंट्री करेगा, तो कहते हैं वो भी यही एंट्री करेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट टू कैश विद 5। अब हम कहते हैं जब आप इसको लायबिलिटीज में कैपिटलाइज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, तो हम कहते हैं यही एंट्री बनेगी, लोन नोट्स डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब होता क्या है कि जब हम लायबिलिटी की सूरत में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं तो वो उसमें से माइनस होती हुई नजर आती है नेचुरली, चूंकि लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है। अब आप जब उसको डेबिट कर रहे हैं तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी। तो अब इसकी इनिशियल मेजरमेंट कितने पे हो रही होगी, 100 माइनस 5 मीन 95। सो जब लायबिलिटीज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है तो वो माइनस होती हुई नजर आती है। बाकी सारी इसका इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज भी P&L में जाएगी। सो सेम इज हियर, बिल्कुल यही रूल्स हैं, लेकिन फर्क आपने एसेट और लायबिलिटी का रखना है क्योंकि एसेट डेबिट है और लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब अगर आप लायबिलिटीज को FVTPL में ले जाएं तो नेचुरली वो भी यहां पर ऐसे ही है, फेयर वैल्यू P&L ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटल अपना चार्ज हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस को। तो सेम इस ईयर इंटरेस्ट पेमेंट P&L में एक्सपेंस आ रही होगी, चेंज इन वैल्यू P&L में। ठीक, अब यहां पर आप एक और छोटी सी बात याद रखनी कि जब आप इसको फेयर वैल्यू पर मेजर कर रहे होंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी को, तो इसका चेंज इन वैल्यू जो है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने उसको स्प्लिट कर देना। ठीक, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जनरली हम ये कह रहे हैं कि P&L में जाएगा लेकिन जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं और हमने उसको स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया हो थ्रू
फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसकी जब वैल्यू चेंज आएगा तो स्टैंडर्ड आपको, एग्जामिनर आपको बता देगा कि जनाब ये जो वैल्यू चेंज आया है इसकी रीजन क्या। ठीक, तो कहते हैं जनाब अगर इसकी रीजन जो है कुछ इस तरह से है कि जनाब एंटिटी की जो क्रेडिट रेटिंग है या क्रेडिट वर्थनेस है या कोई भी अदर फैक्टर्स हैं उसकी वजह से है, ठीक, तो कहते हैं जनाब उसको आपने ले जाना है OCI में और अदर देन दैट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो वो एग्जामिनर आपको बता देगा कि ये जो वैल्यू चेंज आया है उसमें कितना एट्रीब्यूटेबल टू दिस फैक्टर है और कितना अदर फैक्टर्स को एट्रीब्यूटेबल है। तो आपने ये याद रखना है कि वो चेंज इन वैल्यू जो कि एंटिटी की जो क्रेडिट वर्थनेस है या उसकी जो क्रेडिट रिस्क है उसके साथ उसका ताल्लुक है, ठीक, तो वो चला जाएगा OCI के अंदर, अदर देन दैट इट विल बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एक छोटी सी बारीक बात जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई थी डी रिकग्निशन के वक्त, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रेफरेंस से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास आ गया जनाब फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट। तो आपकी बुक्स में आपके जो बुक है FR2 की उसमें जो टॉपिक है वो इतना ही है। तो आई ट्राई कि मैं आपको इसको एक ब्रीफ समरी आपको दूं कि पूरे टॉपिक की ठीक, तो ये जनाब आपका पूरा टॉपिक है। ठीक, अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन आया रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर, पास पेपर के अंदर। तो अगर आप लोगों के पास वो क्वेश्चन है तो आप वो ओपन कर लें। ठीक, सो ये ऑटोमन 2020 26 सितंबर 2020 का पेपर और क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 है जी, prepare journal entries in the books of JL and KL for the year ended 31st December 2019। कहता है जनाब आपने एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द JL एंड द KL। सो पास कर लेते हैं जनाब एंट्रीज। अब आप देखें कि आपको क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखें, इसके मार्क्स कितने हैं। तो हम देखते हैं जी इसके मार्क्स जो हैं दे आर सिंपली 7। तो अगर हम इसको देखें इस पर टाइम कितना बनता है, हाउ मच इज द टाइम अवेलेबल फॉर अस, तो हम कहते हैं जी 7 × 7 7 हो गया तो कोई 13 मिनट 12.6 12.6 मिनट बनते हैं डेड टाइम, एलोकेटेड टाइम। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो सकता है, तो हमें टेक्निकली क्या करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में से टाइम सेव कर लेना चाहिए। ठीक, तो करना क्या जी, हमने डबल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द JL एंड इन द बुक्स ऑफ द KL। तो यहां पर आप पैरेलल खोल सकते हैं। ठीक, सो इट्स जर्नल। ठीक हो गया, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। So there is no need to draw the lines, okay, in the exam। फुट्टा पकड़ के लाइनें लगाने ना बैठ जाए, सारा लेआउट, सारी अपीयरेंस जो है वो खराब हो जाए। So in the books of the JL and in the books of KL, so we can write here half of the paper आपका आंसर शीट है, हाफ पे 2-3 एंट्रीज हैं, जगह देख लें, हाफ के बाद लिख दें इन द बुक्स ऑफ KL। सो राइट KL बुक्स। ठीक, 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपने उसको किस फॉर्मेट के अंदर पिरोना है, वो फॉर्मेट ज़हन में ले आए कि आपने क्या करना है। अब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं 1 जनवरी 19 जन्नत लिमिटेड इशूड 1.6 मिलियन डिबेंचर। अभी देखिए ये इशूअर है, JL इज द इशूअर। इसका मतलब है कि ये सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये बोरोवर है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है। 1.6 मिलियन डिबेंचर इसने इशू किए और इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 110 रुपये का।
The transaction cost associated with the issuance of these debenture was rupees 5.5 per debenture. ठीक हो गया. The coupon interest rate is 16% per annum payable annually on 31st December. And खुशी लिमिटेड, लेकिन दूसरी कंपनी अब आ गई, purchased 0.32 million of these debenture on 1st January 2019. अब खुशी को देखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी साइड है जो कि परचेजर है, होल्डर है और लेंडर है. दो पार्टीज आ गई. इसका मतलब हम एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जो इशुअर है उसके लिए वो डेट इंस्ट्रूमेंट है और जो बायर है उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट. अच्छा जी, क्या कहता है? कहते हैं 1st January 2019 the approximate effective interest rate was 15% and 14% per annum for the JL and the KL respectively. तो JL के लिए जनाब ये 15% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट 16% है. अब क्यों है कूपन रेट से कम इफेक्टिव रेट? बिकॉज द कंपनी इज इशूइंग एट प्रीमियम. इसका मतलब है कि जब आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो आप 100 रुपये का चीज़ है, आपने 110 की बेची है लेकिन आपने वापस 100 रुपये करने हैं, तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इफेक्टिवली कम है, इसलिए कूपन रेट उससे कम हो गया. तो इफेक्टिव रेट कूपन रेट से कम, और उनका है जनाब 14%. ठीक हो गया पर एनम. As at 31st December, the debenture were quoted on Pakistan Stock Exchange at rupees 112 each. तो ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 112 है. डिबेंचर आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बाय जेएल, यानी कि इशुअर के लिए कॉस्ट को क्लासिफिकेशन क्या है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. और जो बायर है उसके लिए क्या है? एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. तो उसके लिए FVTPL. ठीक, मतलब जिसने खरीदा है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट FVTPL है और जिसने इशू किया है उसके लिए ये एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. तो क्वेश्चन आपके सामने है. अब आप इसको क्या करना है जी? आपने डबल एंट्री पास करनी है. अब सबसे पहले क्या हो रहा है कि जनवरी 2019, ठीक हो गया, एक पार्टी जो है उसने क्या किया है? उसने डिबेंचर इशू की, और एक दूसरी पार्टी जो है उसने 0.32 मिलियन ऑफ दीज डिबेंचर, टोटल 1.6 मिलियन डिबेंचर है, और उसने उसमें से 0.32 मिलियन डिबेंचर्स बाय कर लिए. तो जनवरी को ये ट्रांजैक्शन जो है वो हमें नजर आ रही है जनाब कि ये ट्रांजैक्शन हो रही है. तो पहले तो आप 1 जनवरी की एंट्री कर लें जनाब. 1 जनवरी 2019. अब ये किसकी बुक्स हैं? ये इशुअर की. एंड KL इज द बायर 2019. ठीक, अब क्या करेंगे जनाब हम? तो हम कहेंगे पहली एंट्री हम कर देंगे द वेरी फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ द JL. तो हम कहेंगे जनाब ये इशुअर है, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है, इज गोइंग टू बी डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है? तो हम कहेंगे जनाब टू डिबेंचर्स. कूपन रेट इसका क्या है? 16%. तो आप लिख सकते हैं टू 16% डिबेंचर एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. इसने इसकी क्लास क्या रखी है जी? एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. तो कितने है जी? 1.6 मिलियन. तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं इन मिलियंस. ठीक, कि मिलियंस में है जनाब. तो 1.6 मिलियन इंटू 110, तो कितना बन गया जनाब? तो कहते जनाब बन गया 176 मिलियन. 176 मिलियन. 176 मिलियन आपने रेज कर लिया बाय सेलिंग 1.6 मिलियन ऑफ द डिबेंचर. अब वो कहता है जी आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इनकर की, दैट इज गोइंग टू बी 5.5 पर डिबेंचर. एक डिबेंचर पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई वो कितनी थी जनाब? के हमारे पास 5.5. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट टू कैश क्रेडिट. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, कितने की आ गई? मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 5.5, तो ये आ गया 8.8 मिलियन. ठीक, अब आप इसको कैपिटलाइज करेंगे. यू आर गोइंग टू कैपिटलाइज इट. तो कितने पे कैपिटलाइज हो जाएगी? तो हम कहें जनाब ये जब कैपिटलाइज करेंगे
तो क्या एंट्री करनी है जी, 16% डिबेंचर डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट 8.8। अब आप देखें क्या किया, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि लाइबिलिटी में जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिबेंचर होती कैपिटलाइज होती है तो वो उसको रिड्यूस कर देती है। तो आप सिंपली एक एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे हम ये भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं ये 2 एंट्रीज कर रहा हूँ, मैं सिंपली ये भी कर सकता हूँ कि मैं डिबेंचर्स को डेबिट कर दूं और ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट जो है वो उसको क्रेडिट कर दूं। मतलब 16% डिबेंचर डेबिट टू कैश 8.8। अब ये मैंने ये 2 एंट्रीज जो है वो इकट्ठी कर दी, लेकिन क्या किया मैंने, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उसको हमने कैपिटलाइज कर लिया। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, इन द बुक्स ऑफ द केएल। तो केएल की बुक्स में क्या हो रहा है, 1 जनवरी को वो इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है और वो उसको क्लासिफाई क्या किया है, FVTPL। ठीक, तो आप एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट FVTPL डेबिट टू कैश, इन्वेस्टमेंट FVTPL डेबिट टू कैश, और उसने 0.32 मिलियन जो है वो खरीदा। और कितने का खरीदा होगा, ज़ाहिर ने 110 का बेचा तो इसने भी 110 का खरीदा होगा, तो 0.32 मिलियन इंटू 110, तो ये कितना आ गया, 35.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसने इनकरने की, वो उसने की थी, तो वो हमने वहां पे राइट ऑफ कर दी। ये हो गया जनाब दोनों 1 जनवरी की एंट्रीज। अब क्या होगा जनाब, अब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सबसे पहले ठीक हमारे पास जो बुक्स ऑफ द जेएल है, ये क्या करेगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करेगा टू 16% डिबेंचर, यानी कि उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। और किस रेट से करेगा, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने परसेंट पे, तो हमने इनिशियली 176 लिया, माइनस इसमें से हो गया 8.8, ये इसकी वैल्यू आ गई, इनटू अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 15% है, इनटू 0.15। तो आपको याद होगा कि हम हमेशा अफेक्टिव रेट से करते हैं, तो 15% अगर हम इसकी ले तो ये आ जाता जनाब 25.08 मिलियन इज द फिगर। फिर इसके बाद 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाएगी। तो पेमेंट किस पे होनी है, कूपन रेट पे होनी है, फेस वैल्यू के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा। और जब आप पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, 16% डिबेंचर्स डेबिट, 16% डिबेंचर्स जो है वो डेबिट हैं, 16% डिबेंचर डेबिट टू कैश। और ये हमेशा विद द फेस वैल्यू, जो कि आपकी फेस वैल्यू है, और वो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। ठीक, तो 1.6 इंटू 100, तो ये बन गया 160 मिलियन। सो 160 मिलियन इंटू 0.16। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम कूपन रेट का इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो हमेशा फेस वैल्यू के साथ होगा। तो जनाब 160 इंटू 0.16, ये कितना आ गया जनाब, 25.6। इट इज गोइंग टू बी 25.6। ठीक हो गया। अब अगर यहां पर सवाल ये होता है कि बताएं जी ईयर एंड पे आप प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी में क्या रिपोर्ट करेंगे, तो ये भी हम कर सकते थे। P&L में कौन सा इंटरेस्ट आना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 25.08। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने चूंकि कैपिटलाइज कर दी थी तो वो P&L में नहीं आएगी। और एसओएफपी में आपके नॉन करंट लायबिलिटीज में जो डिबेंचर्स आएंगे वो कितने पे आएंगे, तो हम कहें दैट इज गोइंग टू बी कैसे निकालना है आपने इसको, 176 माइनस 8.8 प्लस 25.08 माइनस 25.6।
दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि 176 पे आपने इसको इनिशियल मेजर किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की, माइनस हो गई, इफेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट आपने इसकी कैरिंग वैल्यू में बिल्ट इन किया और पेमेंट आपने इसमें से माइनस कर दी। सो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इन द बुक बैलेंस शीट ऑफ द जेएल। अगर सवाल ये होता है कि बताएं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर क्या होगा, तो वो सवाल वो वहां पे ऐसे हो जाना था। उसने कहा जनरल एंट्रीज पास कर दें, तो हमने जनरल एंट्रीज पास कर दें। सो इट कैन बी बोथ वेज, दोनों तरह से वो आपसे पूछ सकता है। सो डोंट यू वरी, सो इट इज गोइंग टू बी द केस। अच्छा, उसके बाद जनाब हमारे पास केएल की बुक्स है, तो केएल की बुक्स में उसको जनाब इंटरेस्ट इनकम जो है उसका इफेक्टिव रेट है जनाब कोई अपना 15%, उसने आपको बताया 14%, ठीक। लेकिन उधर इफेक्टिव रेट उस वक्त हमारे लिए रेलेवेंट होता अगर हमने एसेट को अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखा होता। अब हमने उसको किस पर रखा हुआ है, एफवीटीपीएल पे। तो हम सिंपली क्या लेंगे जी, जो उसकी जो इंटरेस्ट इनकम आई, कितनी आई जी इंटरेस्ट इनकम, तो फेस वैल्यू है जी 16%, और हमारे पास कितने हैं जनाब, हमारे पास है जनाब टोटल 0.32 मिलियन। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द 0.32 मिलियन इंटू 100 इंटू 16%, तो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम। सो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको इनकम रिपोर्ट कर देंगे। कितना है जी 0.32 मिलियन के डिबेंचर्स इनटू द फेस वैल्यू, तो आपके पास जनाब आ जाएंगे डिबेंचर्स की वैल्यू इनटू 0.16, तो ये आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इफ यू सॉल्व इट 0.32 इंटू 100 तो इंटू 16%, तो इट इज गोइंग टू बी 5.12। ये पी एंड एल में इनकम आ जाएगी। और ईयर एंड पे आपने इसको किस पे मेजर करना है, एट द फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, उसने बताया जी ये 112 की हो गई, ठीक। तो 112.32 इंटू 112, तो आपके पास जनाब यहाँ आप उसका डिफरेंस ले लें। आपने 110 का ख़रीदा था, 2 रुपये बढ़ गए, 2 रुपये से वैल्यू इसकी बढ़ गई है, तो 0.32 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.64। सो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। तो 110 की हमने खरीदी थी। इफ़ यू लुक एट 110, यहाँ पर हमने खरीदी 110 की, और जब हमने इनिशियल मेजरमेंट की इसकी, तो 0.32 इंटू 110। अब हमने ले लिया जनाब, इंक्रीज कर गया 2 रुपये से, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.32 इंटू ₹2, सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.64। सो 0.64 इज द वैल्यू चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप इसको देखें इस टेबल के साथ, तो आप देखेंगे कि दिस इज द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ दिस टेबल इन द क्वेश्चन। तो पूरा ये टेबल जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, यही रूल्स हैं, इसी में से सवाल आना। अब इसका भी डिस्क्लोजर हम बना सकते हैं बड़े आराम से। बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.32 इंटू 112। मतलब अगर मैं इसकी बैलेंस शीट में वैल्यू लिखूँ, तो 0.32 मिलियन इंटू द फेयर वैल्यू दैट इज 112 एसेट्स में आ जाएगा, और पी एंड एल में इनकम कितनी आ रही होगी, 5.12। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, जिसका ताल्लुक था जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है बड़ा सादा सा टॉपिक जो है, वो आई होप सो कि आपको लगे। इसमें जनाब जो मार्क्स एलोकेशन जो नज़र आ रही है सिंपली, तो वो आपने बड़े गौर से देखना है कि इसकी इनिशियल रिकग्निशन जो है जब आप करेंगे इन द बुक्स ऑफ द जेएल, ठीक, एंड इन द बुक्स ऑफ द केएल, तो मेरा ख्याल में आपको 2 से 2.5 नंबर जो है, मतलब ये एंट्री करने के और ये एंट्री करने के, इन 1, 2 और ये 3, तो इसके 2 से 2.5 नंबर जो है बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे, 3 तक होपफुली। और ईयर एंड पे जब आप इसको करेंगे दोनों को मिला के, तो आपको टोटल नंबर जो बनते हैं इसके, हमें 4 से 5 नंबर, मतलब जब आप ईयर एंड की ये एंट्री करेंगे, ठीक, ये एंट्री करेंगे इसकी बुक्स में, और इसकी ये 2 एंट्रीज करेंगे, तो दैट इज़ द टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स हमें देखें कि क्वेश्चन के जो हमें नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ 7, एंड द वेरी ईजी मार्क्स,
वेरी सिंपल। अगर आपको टॉपिक आता है तो दैट इज वेरी सिंपल, अ लिटिल बिट ऑफ कंसंट्रेशन, और आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इस पर एग्जामिनर साहब जो हैं उनका जो कमेंट है वो अगर हम एक दफ़ा शेयर कर लें तो देखें हम जनरली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं। कहते मैनी स्टूडेंट्स हैड नो आइडिया ऑफ द एंट्रीज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ द JL। कहते उनको पता ही नहीं लगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो दूसरी साइड है, इश्यूअर साइड, लाइबिलिटी साइड, कहते किसी को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता थी कि JL की बुक्स में क्या एंट्रीज करनी है। स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रॉन्गली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए वही बात जो मैं आपके साथ कर रहा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, हालांकि उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि ये एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जाएगी फाइनेंशियल लायबिलिटी की, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कैपिटलाइज होनी थी, यानी कि लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू में से माइनस होनी थी, लेकिन स्टूडेंट ने उसको प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया। और कहते हैं इन द बुक्स ऑफ द KL द इन्वेस्टमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एट पार वैल्यू रादर देन द फेयर वैल्यू, सो दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक। इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो स्टूडेंट को जो मसला हुआ वो रिमेंबरिंग ऑफ द रूल्स में हुआ। स्टैंडर्ड के रूल्स जो हैं उसकी जो याद रखना था, जो जेन में रखना था, वो नहीं रहे। वो नेचुरली बहुत ज्यादा है, इकट्ठे करें तो बहुत ज्यादा बन जाते, तो वो नहीं रहे जेन में। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लें, एक टेबल बना के इसको देखें और इसको अक्सर औकात देखें, तो ये आपके जेन में बैठ जाएगी बात। सिंपली अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रूल्स याद रखने थे IFRS 9 के, और उस हिसाब से आपने एंट्रीज करनी थी। एंट्रीज आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, लेकिन रूल्स आपने याद रखने थे, और अगर आपको रूल याद नहीं है तो बस फिर काम खराब है। अब आप देखें कि अगर मैं एग्जाम के लिए तैयार करने जा रहा हूं और पेपर देने जा रहा हूं, तो नेचुरली ये टॉपिक मेरा तैयार हो, तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था, ये बड़ा आसान सा, सीधा सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैंने टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ तो फिर इसका मतलब है कि मुझसे नहीं होगा। इसमें एग्जामिनर क्या कहता है जनाब कि क्वेश्चन नंबर 1 में 54% लोग पास हुए, 54% लोगों क्वेश्चन नंबर 1 में पास हुए। इसका मतलब क्या कि इतने आसान सवाल में भी ऑलमोस्ट आधे लोग फेल हो गए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि पढ़ के नहीं गए। तो मेरा नहीं ख्याल अगर आप पेपर के लिए जा रहे हैं और आपने पढ़ा ना हो, पढ़ के तो आप गए होंगे, फिर क्यों फेल हो गए? फेल इसलिए हुए कि हम टॉपिक को पूरी तरह समझते ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन को नहीं समझते, पेपर को, टॉपिक को पूरी तरह समझ के नहीं जाते और एग्जाम में जाके बैठ जाते। पर्टिकुलर पैटर्न के सवाल किए होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न हट के आया तो बस खत्म, स्टोरी खत्म। कॉमन सेंस का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं कर रहे। सो पहले टॉपिक को समझे, जैसे अभी मैंने आपसे बात की, फिर उसको देखें यहाँ पे अप्लाई करके। अब आप इस लेक्चर के बाद अगर आप ये लेक्चर सुनते हैं, पूरा सुनते हैं और आप इस पॉइंट पे आ गए, तो आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि गो टू द बुक ऑफ आई कैप की बुक पे जाएं, इस चैप्टर को खोलें, उसे एक दफ़ा रीड आउट करें। ठीक, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको इस वीडियो में नीचे नज़र आ रहा होगा इस लेक्चर के साथ। तो आप जनाब अगर कोई बात आपके जहन में रह गई हो या मैंने स्किप कर दी हो कोई इस टॉपिक के बारे में, एनीथिंग, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी, तो मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करूँगा। आज का वीडियो सेशन जो था वो हमारा इस टॉपिक पे था। थैंक यू वेरी मच।